वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और जैसा कि आपको पता है नॉर्मली कि जब अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको फॉलो करते हैं, यानी आपको ये सब्सक्राइब करना है ताकि आपको जस्ट जो न्यू वीडियो है वो तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में उपलब्ध हो। और हम आते हैं अपने इस वीडियो पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपना जो ये वीडियो है, ये वीडियो बनने का जो पर्पज़ ये है कि जो 12th बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हो जाइए तैयार, आपके लिए आ गया है मॉडल पेपर, क्योंकि अभी आपको करनी है तैयारी जोर के। और तो ये ध्यान रखना है कि मैंने 12th के लिए स्पेशली ये चैनल लॉन्च किया है, तो इसमें 12th के पॉलिटिकल साइंस के जो लेसन है वो यहाँ पे इस चैनल पे उपलब्ध हैं। और इससे पहला जो वीडियो अपलोड हुआ है अपने इस चैनल पे, तो उसमें मैंने बताया था कि 12th पॉलिटिकल साइंस है उसमें अपने कोरोना जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से अपने सिलेबस में कितना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने लेसन कम हुए हैं, यानी 40% जो अपने आरबीएससी के अकॉर्डिंग जो आपका जो सिलेबस में कम हुआ है, तो वो मैंने जस्ट इससे आगे वाला वीडियो में बताया था कि कौन कौन से लेसन है जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि जो इकाई है आपकी, उस इकाई के कितने कितने नंबर के प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज जो अपना वीडियो है तो वो स्पेशली 12th के लिए है और 12th पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बड़े अच्छे से गौर से समझना है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि सर अब हमारा जैसे सिलेबस चेंज हो गया है तो अब पेपर कैसा आएगा। हर कोई सोचेगा कि सर पेपर कैसा आएगा, कैसा पेपर होना चाहिए और हम कैसी तैयारी करें, कितने कितने नंबर के, एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, दो दो नंबर के प्रश्न आएंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। तो इसी सवालों का आंसर मैं लेके इस वीडियो में आया हूँ। और आपको धैर्य रखना है और समझना है कि आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वो पेपर कैसा आएगा। तो आपके सामने वो पेपर ही मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आया हूँ। ये एक मॉडल पेपर है, इसको फाइनली एग्जाम का पेपर नहीं समझना है, लेकिन इस एग्जाम का जो पेपर होगा वो इसी के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ये जो मैं आपके सामने भी प्रस्तुत करूंगा वो सीधा आरबीएससी के द्वारा ही ऑफिशियली वेबसाइट से रिलीज हुआ है। तो आपको अब ये समझना है कि ऐसा ही पेपर है आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। इसी पैटर्न के, इसी नंबर के क्वेश्चन है, इसी तरह के प्रश्न है वो आएंगे। तो पूरी तरह से तैयार रहना है, तैयारी करना है। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने पेपर के, आपको किस तरह का पेपर आपके सामने होना चाहिए। तो स्क्रीन पे देखिए, जैसा कि आपको ये लोगो लग रहा है, मॉडल प्रश्न पत्र है कक्षा 12th और केवल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए है। अब ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि पता है कि अब प्रॉब्लम जो कोरोना की वजह से हुई है, इसी वजह से 2021 का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है। तो स्पेशली यहाँ पे लिखा है कि केवल 2021 के लिए ये पैटर्न मान्य है, ठीक है ना। तो अब जैसा कि आपको मैंने बता दिया, ये ऑफिशियली आरबीएससी यानी राजस्थान जो बोर्ड है उसके द्वारा ये जो पेपर है वो किस तरह का पेपर आएगा, उसका पैटर्न है वो रिलीज किया है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं पूरी तरह से समझाऊंगा ये किस तरह से पेपर होगा, पैटर्न किस तरह से आएगा। तो जस्ट टाइम ना लेते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो एग्जाम है उस एग्जाम का पैटर्न में क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ एक तरह से जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप समझें। तो वो ये है कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने दिखा होगा जो यहाँ पे जो हाईलाइट है, ठीक है ना। तो जो हाईलाइट है उसको ही आपको यहाँ पे देखना है। और हाईलाइट में यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा कि सेकंड पॉइंट, कोविड-19 परीक्षण में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले थे। सबको पता है जब विद्यालय नहीं खुले हैं और शिक्षण कार्य जो पढ़ाई है आपकी वो बाधित हुई है, अतः इस वजह से आपका जो मुख्य जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में कुछ नवीन संशोधन किए गए हैं। उस संशोधन के अकॉर्डिंग ये जो पैटर्न है आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कि सभी प्रश्न नवीन पैटर्न पर आधारित है, यानी पूरा का पूरा जो ये पेपर है उसमें जो प्रश्न है वो एक नवीन जैसा जिस तरह से अपडेट हुआ उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न पेपर बना है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, स्क्रीन पे देखेंगे कि प्रश्न में बहु विकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जैसे 4 ऑप्शन आएंगे, आपको जो सही है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद दूसरे प्रश्न आएंगे 10 प्रश्न, वो है एक एक आंसर में, ठीक है ना, यानी वेरी शॉर्ट आंसर वो आपको करने हैं। इसके बाद हो सकता है कुछ रिक्त स्थान खाली जगह के शब्द भी आए और लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, अति लघुतरात्मक, और लास्ट में होगा निम्नात्मक प्रश्न। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आपके स्टार्टिंग में आपको एक तरह से समझना है कि आपका जो पैटर्न है पेपर है वो किस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम आगे समझते हैं कि आपके पेपर की जब हम बात करें तो पॉलिटिकल का पेपर है वो कैसा होना चाहिए।
और किस तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो हम वही यहाँ पे समझ रहे हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पेपर के जो प्रश्न है वो, यानी आपका जो अगले वाला जो पेपर आएगा वो सेम इसी अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको इसकी ही तैयारी करनी है, और मैं इसी के लिए यहाँ पे वीडियो ये इसीलिए लेके आया हूँ कि ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो कैसा आएगा, ठीक है ना। तो जस्ट आप स्क्रीन पे देखें, मैं आपको पेपर का पैटर्न भी बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न का जो पेपर है वो कैसा आएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आपके जो मैं बता रहा हूँ स्पेशली आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि 12th के जो छात्र हैं वो बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम किस तरह से तैयारी करें, हमारा जो पढ़ने का तरीका वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न के पेपर छोटा या बड़ा आएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उन्हीं का आज सॉल्यूशन कह सकते हैं, समाधान है आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आपको यहाँ पे समझना है। तो देखिए यहाँ पे परीक्षा के लिए सामान्य निर्देश। तो जैसे कि आपको पता है जब भी एग्जाम होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको कुछ ध्यान रखना होता है, तो उस चीज़ों के बारे में जो आपको एग्जाम के टाइम में करनी होती है, यानी आप उस चीज़ को फॉलो करें ताकि आपका जो एग्जाम है वो बेहतर हो सके। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं हाईलाइट में आपको दिया हुआ है पूर्णांक, आपका जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस 12th का आर्ट्स का, तो वो 80 नंबर का होगा। यानी आपके टोटल ये प्रश्न है वो 80 नंबर के होंगे, और 20 है वो आपके शतरंज के रूप में आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना कि आपका टोटल ओवरऑल जो पेपर है वो 80 नंबर का होगा। दूसरा आप यहाँ पे देखिए, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने पत्र पर नामांकन अंकित करें। मतलब ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको यहाँ पे छात्रों को ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, और इसके प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। चलो ये तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, और मैं इस चीज़ पे आपको फोकस कराना चाहता हूँ कि आप विशेष तौर पे जो स्क्रीन पे है उसको ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पे लिखा है खंड, ठीक है ना, और प्रश्न संख्या, प्रश्नों के अंक और कुल अंक भार। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख रहा है, आपके पेपर में ए बी सी डी और ई यानी खंड अ, खंड ब, खंड स, द और य आएगा, ठीक है ना। इस तरह के आपके खंड होंगे। तो खंड अ में बात करें, खंड अ में पहले में यहाँ पे लिखा फर्स्ट, और फर्स्ट में लिखा है आई यानी आई से एक्स यानी ये 10, यानी पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में ही 10 अबशद वाले प्रश्न आएंगे, यानी बहुवैकल्पिक विकल्प आपको दिए जाएंगे। तो पहले प्रश्न के अंतर्गत 10 अबशद वाले प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, और प्रत्येक प्रश्न, एक प्रश्न के अंदर जब 10 हैं वो छोटे छोटे प्रश्न हैं यानी ऑब्जेक्टिव वाले, उस प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर का 1 अंक मिलेगा। इसी तरह से प्रश्न 2 से लेके 11 तक, प्रश्न 2 से लेके 11 तक, तो इसमें भी 10 प्रश्न हैं टोटल, और उसके भी हर प्रश्न के 1 अंक, यानी ये छोटे प्रश्न होंगे, एक शब्द में उत्तर देना है, मतलब क्या है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर देना है। तो इस तरह से अबशद के प्रश्न आपके 10 आएंगे, 10 नंबर के, और छोटी लाइन यानी क्या मतलब क्या है छोटे से छोटे शब्द में उत्तर देना है। तो इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे 10 यानी 20 नंबर। तो ये हो गए। इसके बाद खंड ब, ठीक है ना, यानी सेक्शन बी के अंतर्गत आपके 12 से लेके 19 नंबर तक के प्रश्न होंगे, और यहाँ पे हर प्रश्न 2-2 अंक का होगा। आप स्क्रीन पे देखें, ठीक है ना। खंड ब में 12 से 19 तक 8 प्रश्न होंगे टोटल। कितने प्रश्न होंगे? 8, और हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस अकॉर्डिंग आपके खंड ब में 16 नंबर के प्रश्न हुए, 8 प्रश्न 2-2 नंबर यानी 16 नंबर हुए। फिर आएगा खंड सी, ठीक है ना, यानी खंड स। तो इसमें आपके प्रश्न संख्या 23 से मतलब 20 से लेकर 23 तक यानी टोटल 4 प्रश्न होंगे, और हर प्रश्न 4 नंबर का होगा। 4 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न 4 नंबर का, इस हिसाब से 16 नंबर ये हुए। फिर खंड द में आपकी 24 से लेकर 25 यानी 2 प्रश्न होंगे, और 2 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इस हिसाब से आपके हो गए 10 नंबर ये। और सबसे लास्ट में निम्नात्मक प्रश्न के रूप में आपके सामने आएंगे, तो 26 से 28 यानी 3 प्रश्न होंगे, और उसमें भी आपके ऑप्शन के रूप में ही तरह होंगे। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर के, यानी 3 प्रश्न आएंगे, और मतलब 3 प्रश्न आएंगे बड़े बड़े, और हर प्रश्न का 6 नंबर है। इस हिसाब से आपके 18 नंबर। तो इस तरह से आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आपके टोटल ओवरऑल आपके बोर्ड एग्जाम होगा वो 80 नंबर का होगा। तो अब ये तो हमने समझ लिया अच्छे से कि आपके किस तरह के प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के होंगे। अब हम आगे देखते हैं। आपको आगे देखना ये है कि आपके प्रश्न पेपर कैसा होगा, किस तरह के प्रश्न होंगे। ये तो पैटर्न समझ लिया कि इस तरह के प्रश्न, इस तरह के नंबर आएंगे। तो अब वास्तविक रूप में आप ये समझना है कि आपका ये बोर्ड का पेपर ही है,
और इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिए, आपके पहले जैसे मैंने कहा कि वैकल्पिक प्रश्न है यानी अवच्छेद वाले प्रश्न, तो वो कैसे होंगे, तो आप स्क्रीन पे देखें खंड अ, ठीक है ना, सेक्शन ए। तो इसमें देखो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले प्रश्न के अंतर्गत 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न होंगे, ठीक है ना, 1 से लेकर 10 तक प्रश्न होंगे। यानी आपका जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में अवच्छेद वाले 10 प्रश्न हैं, यानी 10 नंबर आपके आएंगे पहले से। तो जैसे पहला प्रश्न आप देखें स्क्रीन पे, जैसे इस तरह से आएगा कि भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है। मैं यहाँ पे थोड़े से आपको ये सॉल्व आउट के रूप में भी बता दूंगा कि आपको इससे इस पेपर के अकॉर्डिंग आपकी हो सकता है कि इसका ही एक आध प्रश्न आपके एग्जाम में भी मिले, तो ये आपके काम आ जाएगा। ये सॉल्यूशन ही समझ लीजिए और आपको एग्जाम का पैटर्न पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है, तो जैसा कि पता है भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, क्योंकि डाइट, कांग्रेस और मजलिस ये अलग अलग देशों की संसद का मतलब अलग अलग देशों की व्यवस्थापिका का नाम है। तो भारत की व्यवस्थापिका का क्या नाम है, संसद। तो जैसे ही 4 प्रश्नों में से आप एक प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय परिषद का यहाँ पे प्रावधान करता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ऐसे प्रश्न मतलब समझना है कि आपको इस तरह के प्रश्न है वो 10 मिलेंगे। इस तरह के प्रश्न कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। तो आपको इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है और ये 1 नंबर का होगा। जैसे आपने आंसर दिया 1 नंबर का होगा। फिर तीसरा प्रश्न देखो, संसद में धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, तो लोकसभा और राज्यसभा में से धन विधेयक है वो कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको नॉर्मली ये पता होगा कि लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा और 1 नंबर का अवच्छेद का ये आंसर हो गया, क्योंकि आपके 4 ऑप्शन है। पहले प्रश्न में इसी तरह के 10 प्रश्न मिलेंगे। पहले प्रश्न के अंतर्गत ये जैसे पहले के अंदर 1 2 3 ऐसे करके हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो 10 प्रश्न है, हर एक प्रश्न 1 नंबर का है और 4 ऑप्शन में से आपको 1 टिक करना है। इसी तरह से आगे देखिए, आपके जैसे ये प्रश्न है यहाँ पे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब क्या, अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो जियो और जीने दो या सबके साथ समान सीमाएं मिला दो, साथ संघर्ष करो या अपना अस्तित्व बनाए रखो। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब है जियो और जीने दो या अपना अस्तित्व बनाए रखो। इससे सबसे बेटर ऑप्शन है क, ठीक है ना। तो इसी तरह से हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आपके नेक्स्ट जो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में जैसे कि अमेरिका, चीन, जो रूस, जो ब्रिटेन जो है स्थायी सदस्य बनाए दिए गए हैं। तो टोटल सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है 5। तो ये आंसर हो गया क आपका आंसर, ठीक है ना। तो इसी तरह ये अलग अलग प्रश्न हैं। जैसे अगर मैं पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो आपको पेपर पूरा पहले देखना है। मुझे पता है कि सबको पूरा देखना है कि सर पूरा पेपर कैसा है। आपने अभी से तो बता दिए, अब पूरा पेपर तो एक बार बता दीजिए, फिर आप सॉल्यूशन कर दीजिए। तो जरूर मैं आपकी फीलिंग्स को समझ रहा हूं और मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा। मैं सिर्फ आपको कुछ 1-2 प्रश्न बताएं कि आपको इस तरह से आपका आंसर लिखना है। तो हम पूरा पेपर देख रहे हैं, पहले पेपर देख लेते हैं ताकि आपकी जो कह सकते हैं जिज्ञासा है वो शांत हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए कि ये तो अवच्छेद के पहले प्रश्न में 10 प्रश्न आएंगे। पहले के अंतर्गत 10 प्रश्न है अवच्छेद के छोटे छोटे, जिसका आपको अवच्छेद के रूप में उत्तर देना है। फिर यहाँ पे देखें, फिर जैसे ही मैंने कहा था कि अवच्छेद के जो प्रश्न है पहले के अंतर्गत 10 प्रश्न है जो 1-1 नंबर के 10 नंबर तो आपके वो आ गए। फिर मैंने कहा था कि 2 से लेके आपके जो आगे के जो प्रश्न हैं, ठीक है ना, उसमें आपके 1-1 नंबर के होंगे। यानी जैसे आपने देखा ना अति लघुरात्मक, तो अभी जो है अवच्छेद वाले प्रश्न के बाद आपके जो प्रश्न आएंगे वो अति लघुरात्मक टाइप के आएंगे पेपर में और वह हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 2, आर्थिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आर्थिक न्याय का उद्देश्य एक तरह से ये है कि समानता स्थापित करना और लोगों में आर्थिक स्तर तक की जो गति, आर्थिक स्तर का जो लेवल होता है वो समान हो। यानी कोई भी व्यक्ति है वह अपनी बेसिक नीड है वो जरूरतें पूरी कर सके। इसके लिए राज्य के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जाए कि लोगों में आर्थिक समानता बनी रहे। तो छोटा क्या लिखना है कि लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं आर्थिक स्तर पर वो पूर्ण हो, बस इतना सा आंसर 1 नंबर अब क्या आ गया।
ठीक है ना। इसी तरह विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था में होता है? विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था में होता है? मतलब मैंने कहा शॉर्ट आंसर देना इसका, 1 नंबर का है। आपको ज्यादा लंबा दोगे तो टाइम जाएगा, आंसर एक इतना लिखोगे तो आंसर वही मिलेगा, बड़ा लिखोगे तो आंसर 1 नंबर ही मिलेगा। तो शॉर्ट लिखना है कि विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था में होता है? शिक्षण संस्थाओं में। वहीं से तो वो राजनीतिक समाजीकरण के बारे में सीखता है, तो विद्यार्थी शिक्षण संस्थाओं में जाता है, भी जनसंचार के साथ। तो आपको इस तरह से मैंने कहा ना, आपको एक लाइन में आने तक के आंसर आपको वो लिखने हैं, और ये अति लोगात्मक टाइप के हैं, जिसके आपको हर एक आंसर के लिखने पर 1 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं 5वां प्रश्न 1 नंबर का है। छठा, द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक, ये भी 1 नंबर का प्रश्न। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ठीक है ना। मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन करवाने में टाइम नहीं लूंगा, आपको सिर्फ पेपर बता रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन करवाऊंगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए आपको सिर्फ पैटर्न किस तरह के हैं, किस तरह के प्रश्न आएंगे, आपको वही दिखाना चाहता हूँ। और आप चाहते हैं कि आप पेपर पहले देखना चाहते हैं, हर किसी जिज्ञासा होती है कि सर मुझे पेपर बताइए, तो आपको पेपर बताने के लिए ही कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा ज़्यादा। तो देखिए आगे, नेक्स्ट यहाँ पे 8वां प्रश्न है। इसी तरह आगे देखें, जैसे मैंने कहा था कि इसमें टोटल आपके 8 तक प्रश्न है, और हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का है, ठीक है ना। जो 8 तक आपके प्रश्न है, 2 से लेके 8 तक वो 1-1 नंबर का प्रश्न है। फिर देखें 9 से लेके 11, 9 से लेके 11 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो 9 से लेके जो 11 है वह भी 1 नंबर के हैं। और वो मैंने पहले ही आपको बताया है कि अबसद मतलब अबसद के आगे फिर 1 लाइन वाले प्रश्न के उत्तर आगे, अब एक खाली जगह वाले, यानी 3 प्रश्न आपके आएंगे 1-1 नंबर के, और उसमें आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स यानी खाली जगह को भरना है। जैसे पहला प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश डैश यानी खाली जगह सदस्य मनोनीत करता है, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य। तो ये उत्तर हो गया आपका, और 12 लिखते ही ये कॉपी में उतारोगे, 1 नंबर आपका फिक्स। आपको अब सद में जो करेक्ट आंसर है वो फिल करना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, जिसको नीदरलैंड कहा जाता है, इसी ये खाली जगह हो गया। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? 1972 में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी खाली जगह आएगी, और खाली जगह में उसका जो आंसर है वो लिखना है, और कॉपी में उतारना, 1 नंबर फिक्स हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया कि 1 से 1 पहले प्रश्न में 1 से 10 तक तो 1-1 नंबर के आएंगे, फिर 2 से लेके 11 तक के प्रश्न है वो 1-1 नंबर के हैं, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर, और 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें खाली जगह भरनी है। क्लियर हो गया? आगे देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको देखना है खंड ब। तो खंड ब में आपके यहाँ पे हर एक प्रश्न है वो 2-2 नंबर के होंगे। जैसे शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपके क्या जी 4 से 5 लाइन के अंदर होगा, और इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से समानता के कोई आधारभूत तत्व 2 नंबर का। राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में परिवार की क्या भूमिका है, तो ये जो प्रश्न है वो आपकी 2-2 नंबर, यानी जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन में यानी खंड ब में जो प्रश्न आपके सामने आएंगे हल करने के लिए, वे सभी करने और वे 2-2 नंबर के हैं, ठीक है ना। तो वे आपके ध्यान रखना है 12 से लेके 19 तक के जो प्रश्न है, ठीक है ना, वे 2 नंबर के आएंगे। फिर हम आते हैं खंड स। आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें खंड स होगा, सेक्शन सी, और सेक्शन सी में आपके सामने ये जो प्रश्न आएंगे टोटल, ठीक है ना, वो कह सकते हैं लघुरात्मक से थोड़े बड़े हैं, ठीक है ना। आपको उसमें कम से कम 7-8 लाइन से ज़्यादा की उम्मीद करते हैं कि आपको एक 15-20 लाइन के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है ना। 15-20 तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं ये चाहूँगा कि आप इसका जो आंसर दें वो 10 से 15 लाइन की 20 दें। 10 लाइन तो मिनिमम आपको लिखना ही है। किसी यहाँ पे जो हम बात करें जिस प्रश्न का उत्तर 4 नंबर का उत्तर लाना है, 4 नंबर का आपको प्रश्न को हल करना है, तो कम से कम आपको 10 लाइन लिखनी ही है बेहतर नंबर के लिए। तो देखिए जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो खंड सी, ठीक है ना, खंड सी में आपको ध्यान रखना है कि टोटल आपके 4 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 4 प्रश्न होंगे। और खंड सी में जो 4 प्रश्न आपके सामने आएंगे, उस 4 प्रश्न मतलब 4 प्रश्न हैं, लेकिन हर प्रश्न अथवा में आएगा। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे 20वां नंबर या 21वां नंबर प्रश्न है जो आपके सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है ना, तो वो 21 नंबर वाला प्रश्न है या 20 वाला, ठीक है ना। तो देखिए जैसे 20 नंबर वाला प्रश्न है, तो मैंने कहा कि आपको 20 लाइन के मतलब 10 लाइन में आपको इसको लिखना है, 10 या 10 से ज़्यादा। तो ये 20 नंबर का जो प्रश्न है वह 4 नंबर का है, 4 नंबर का है, और उसमें आपके 20 नंबर में अथवा में प्रश्न आएगा। जैसे
स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता के किन्हीं 4 प्रकारों की विवेचना करें या अरस्तु के न्याय संबंधी विचार की विवेचना करें। तो इन दोनों में से आपको जो बेहतर सही लगे कि मैं ये बेहतर तरीके से कर सकता हूं, मेरे नंबर आने के चांसेस हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो ये इसमें से एक आपके लिए 4 नंबर आपके हो गए। इसी तरह से 22 नंबर 20 के बाद 21, 22 और 23, 20, 21, 22 और 23 ये 4 प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्न अथवा में होंगे, यानी कह दीजिए कि 4 प्रश्न है, 4 के अथवा यानी 8 प्रश्न हुए टोटल। तो आपको 8 में से सिर्फ 4 प्रश्न करने, अथवा में है मतलब 2 में से 1 करना है। तो इसी तरह से 4 प्रश्न, हर एक प्रश्न 4 नंबर यानी 16 नंबर कंफर्म हो गए। तो ये आएगा आपका एग्जाम में पैटर्न खंड स के अंदर ये आपको करना है। फिर देखें खंड आपके आएगा स, ठीक है ना। अब जैसे अपने देख लिया है, अभी जब इससे पहले जो अपने देखा था उसमें हमने देखा था कि आपके जो ये खंड स है, ठीक है ना, और ये आपके खंड सी नहीं, आप इसको ध्यान से देख लें। तो अब इसमें आपके ये सी की जगह पे डी होना चाहिए था, इन्होंने मिसप्रिंट ये पेपर में है। तो चलो आप देख लें कि यहाँ पे आपके 24 से लेकर जो प्रश्न हैं वह आपके 5-5 नंबर के हैं। तो आप देख लीजिए कि ये जो प्रश्न है वो 24 से लेकर कितने हैं। जैसे एक 24वां प्रश्न है वो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे बात करें 25वां प्रश्न। अब देखो 24वें में 24वां 5 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें भी अथवा में आएगा। क्या आएगा? अथवा में प्रश्न आएगा। यानी 24 में 2 तरह के प्रश्न आएंगे। एक तो जैसे ये आ गया, पर्यावरण संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण दिवस की सुमिलित कीजिए, यानी मिलान करना है। ये जो सामने आपके सामने दिख रही है उनको मिलान करना है। 5 है और 5 अगर सही मिला दिया आपके 5 नंबर फिक्स हो गए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको इसमें ध्यान रखना 24वां प्रश्न भी अथवा में आएगा। अगर आप ये नहीं करें तो ये भी लिख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के प्रमुख कारणों की तालिका बनाइए। यानी 24वां प्रश्न जो 5 नंबर का है उसमें अथवा में प्रश्न आएगा। आप कोई भी जो सही लगे वो करें। 25वां प्रश्न भी है वो आपके अथवा में आएगा कि या तो आप भारतीय संविधान की संघीय एकात्मक विषय की तुलना कीजिए या इसके अथवा में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का घोषणात्मक उद्देश्य और विवरणात्मकता की एक तालिका बनाइए। तो 25वां प्रश्न 5 नंबर का है तो इसमें अथवा में होगा कि आपको कौन सा जो सही लगे वो आप कर सकते हो, दोनों में से एक करिए। फिर है 26वां प्रश्न। तो 26वां प्रश्न इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके 26वां प्रश्न है वो एक तरह से निम्नात्मक प्रश्न है। आपको इसको कम से कम दो पेज या 2 पेज से ज्यादा लिखना है, ठीक है ना। कम से कम 250 शब्द होने चाहिए। तो 250 शब्द यानी 2.5 पेज है उसे लगभग आपको लिखना है। तो इसमें देखो 26वां प्रश्न है उसमें भी अथवा में है, यानी 2 में से आपको कोई एक जो सही लगे वो करना। जैसे नीति आयोग के गठन व उद्देश्य की विवेचना करें या भारत के संदर्भ में आर्थिक व सामाजिक न्याय पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये दिखा ना, जो इधर दिखा हुआ है कि मैंने हाईलाइट किया कि 3+3 यानी 6 नंबर का ये प्रश्न है। तो मतलब ये है कि नीति आयोग के गठन, अगर गठन को आपने लिखा तो 3 नंबर आगे। फिर नीति आयोग के उद्देश्य के बारे में आप लिखोगे तो 3 नंबर और आएंगे। तो इस तरह से 3 यानी 6 नंबर, यानी ये जो प्रश्न है टोटल 26वां वो 6 नंबर का है, ठीक है ना। अब नीचे अथवा में देखो भारत के संदर्भ में आर्थिक और सामाजिक न्याय पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत के संदर्भ में आर्थिक न्याय के बारे में आप जब लिखोगे तो 3 नंबर आएंगे और उसी प्रश्न के सामाजिक न्याय के बारे में लिखे तो 3 नंबर, यानी टोटल 6 नंबर होगा। 26वां प्रश्न निम्नात्मक 6 नंबर का हो गया। और 27वां प्रश्न भी आएगा। तो 27वें प्रश्न में भी आपके अथवा में है, इसमें भी 3+3 यानी 6 है। यानी जैसे देखिए संसद के निम्न कार्यों की विवेचना कीजिए, संविधान का संशोधन किस तरह से है उसके बारे में लिखिए और कार्यपालिका के नियंत्रण के बारे में। तो 3+3 यानी 6 नंबर का ये हो गया। अगर ये आप नहीं करना चाहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और शक्तियों के बारे में लिखिए। अधिकार लिखोगे 3, शक्तियों के बारे में लिखोगे 3, यानी 6 नंबर हो गए। तो इस तरह से निम्नात्मक प्रश्न ये 27वां 6 नंबर का है। फिर आगे देखें 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न भी अथवा में है। आपके 2 ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से आपके टोटल ये 6 नंबर का जो निम्नात्मक प्रश्न है वो आपके सामने है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक करना है। तो अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे आपने ये तो समझ लिया है और अब जान गए होंगे कि आपका पेपर है जो पैटर्न कैसा होगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान दें, आपका एग्जाम का जो बोर्ड का जो पैटर्न है वो इस तरह का ही होगा।
ठीक है ना। आपकी डेट डिक्लेयर हो गई है, यानी डेट का मतलब कंफर्म की कौन सी डेट को होगा वो नहीं, आपके ये हो गया है कि आपके 15 मई से 15 जून के बीच एग्जाम होना है और होगा। तो इसलिए सरकार ने इसलिए व्यवस्थाएं कर ली है, आरबीएससी के द्वारा तैयारी हो रही है और आपका काम क्या है, सिर्फ पढ़ना है। और मैं इसमें आपका सहयोग करूंगा और आपके जो 12th के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके लेसन है वही आपको यहाँ बताऊंगा और मैं वही आपको समझाने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अब आप ध्यान रखें कि आपके एग्जाम में पैटर्न में बदला क्या है, ठीक है ना। तो बदले क्या है, जो लेसन हट गए हैं उसका एक भी प्रश्न आपके एग्जाम के पेपर में नहीं आएगा। दूसरा तो ये है, मतलब पहला। और दूसरा क्या है कि जैसे आपके लघुरात्मक प्रश्न के आते हैं, तो लघुरात्मक प्रश्न में आपके ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। लघुरात्मक प्रश्न एक आता है, जैसे 26वां आ गया, वो एक ही था, उसमें ऐसा नहीं कि 26वें में भी ऑप्शन हो कि अथवा में हो, वो नहीं था, ठीक है ना। जैसे अपने लघुरात्मक प्रश्न है वो 17, 16 या 15 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें क्या था कि 16 प्रश्न आ गया, फिर 17 आ गया, पेपर में 27, तो इस तरह से फटाफट वो प्रश्न आते थे, अथवा में नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है कि आपके लघुरात्मक प्रश्न है वो भी अथवा में है, कि आपको दोनों में से जो सही लगे वो कीजिए। तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि आपका जो ये पैटर्न है वो बढ़िया है। आप अगर तैयारी करें तो ये पैटर्न आपके लिए बहुत सही है और ये सरकार ने एक पैटर्न ये इस तरह से बनाया है कि आपका एग्जाम है वो आप क्लियर कर सके अच्छे से। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि जो पैटर्न का जो पेपर है वो किस तरह से है और आपके एग्जाम में आपको किस तरह की तैयारी रखनी है, ठीक है ना। तो मैंने इस पेपर को, यानी आपके एग्जाम में जो पेपर पैटर्न जिस तरह से आपके एग्जाम में आता है उस पूरी तरह का ये पेपर का जो मैंने आपको समझा दिया है, मैंने बता दिया है। ये जो पैटर्न है वह आपके बोर्ड का ही है, ठीक है ना। आप जैसे डेस्क मार्केट से खरीदोगे तो उसमें भी पैटर्न अब इसी तरह का मिलेगा। आपके पास कोई पुरानी डेस्क है तो उसको यूज मत करें, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। आपके सिलेबस से अब चेंज हुआ है, ठीक है ना, कि कुछ हट गए पार्ट, तो अब जो पार्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर के मार्क्स आएंगे, किस तरह के पैटर्न होगा। तो आप इस वीडियो को सबको शेयर करें, आपके जो 12th के जितने भी आप जिनको जानते हो उन सबको शेयर करें। सबसे ये क्या करते हैं कि शेयर करने से क्या होगा कि उनको पता लग जाएगा कि भाई हमारा पेपर है वो कैसा आएगा, ठीक है ना। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पज उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आप इस वीडियो को अपने सभी 12th के जो क्लासमेट हैं उन सभी के साथ शेयर करें। जो भी 12th के बोले आपके साथ नहीं पढ़ते हैं, कई अदर भी है, तो उनको भी शेयर करें ताकि उनको पता लग जाए कि अब हमारा जो पैटर्न है पेपर का पैटर्न वो कैसा आएगा, तो अब वो तैयारी अच्छे से कर सके, ठीक है ना। तो अगर आपको इस पैटर्न से संबंधित अगर कुछ समझ नहीं आया कि सर क्या है, थोड़ा सा एक बार आप समझा दीजिए, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मैं इसको बता दूंगा कि आपको और क्या किस तरह से करना है। तो जहां तक मुझे लगता है आपको इस पेपर पैटर्न के बारे में जो बताना था मैंने बता दिया है और स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरह के पेपर के प्रश्न आएंगे। तो मैं चाहता हूँ ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको पता लगे खंड अ में किस तरह के प्रश्न आएंगे, ब में किस तरह के आएंगे, स में और द में। तो इस तरह से ये पूर्ण टोटल है वो 80 नंबर का पेपर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें और जैसा कि पता है मैं आपके लिए आपकी जो भी आपकी सहायता जो आपको हेल्प चाहिए उसके लिए उपलब्ध हूँ और इस चैनल पे जल्द ही नए जो वीडियो हैं वो अपलोड हो जाएंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको वीडियो नहीं मिलेगा। क्योंकि पता है ये जो चैनल है स्पेशली उन लोगों के लिए जो टीचिंग मतलब पढ़ रहे हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको जो मेरा नया वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तब तक पढ़ें और अभी आपके पास बहुत लिमिट टाइम है, तो अदर एक्टिविटी न करते हुए सिर्फ आप अपनी स्टडी पे फोकस करें। स्पेशली आप लोगों को कहना चाहता हूँ पढ़ाई करें और अभी आपका